आज क्लास 12th हिंदी ग्रामर जनसंचार माध्यम जो हमने आपको पिछली वीडियो में समझाया था उसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको संचार के मूल तत्व समझाए थे। तो संचार के मूल तत्व जो है उसको एक चित्र के माध्यम से हमने समझाया था। नीचे प्रदर्शित किया है इसको। संचारकर्ता, फिर कूट द्वारा संप्रेषण यानी इनकोडिंग, कूटवाचन यानी डिकोडिंग, प्राप्तकर्ता यानी कि फीडबैक। तो इसको हम विस्तार से आपको समझाएंगे। तो संचारकर्ता की क्या भूमिका होती है? किसी संदेश को भेजने वाला संचारक या स्रोत कहलाता है। उसके मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। यानी कि संचारकर्ता यानी जो संदेश को भेजता है या उसको तैयार करता है और आगे भेजता है, उसको स्रोत भी कहते हैं और संचारकर्ता भी कहते हैं। तो इसके मुख्य दो गुण बताए गए हैं। पहला है संदेश की स्पष्टता, यानी जो संदेश वो भेज रहा है वो स्पष्ट रूप से होना चाहिए। दूसरा गुण है संदेश को प्राप्तकर्ता के अनुकूल कूटीकृत करने की क्षमता, यानी कि जो संदेश वो दे रहा है तो प्राप्तकर्ता यानी कि जिस तक उसे भेजना है वो उसके अनुकूल हो। तो ये दो गुण संचारकर्ता के होने चाहिए। अगला है कूटीकरण या इनकोडिंग भी इसको हम कहते हैं। संदेश को भेजने के लिए शब्दों, संकेतों या ध्वनि चिन्हों, ध्वनि चित्रों का उपयोग किया जाता है। भाषा भी एक प्रकार का कूट चिन्ह या कोड है। इस कूटीकरण या इंग्लिश में इसको कहेंगे इनकोडिंग। तो उसमें कुछ संकेत दिए होते हैं और भाषा जो है स्पष्ट होनी चाहिए। तो उसको आगे ध्वनि चित्रों के माध्यम से भी समझाया जाता है। तो इसको इनकोडिंग कहा जाता है। अतः प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों में संदेश को बांधना कूटीकरण या इनकोडिंग कहलाती है। अगला है हमारा कूटवाचन या डिकोडिंग। तो कूटवाचन किसे कहते हैं? कूटवाचन की उल्टी प्रक्रिया। कूटवाचन कूट चिन्हों में बंधे संदेश समझाता है। इसके लिए आवश्यक है कि प्राप्तकर्ता की कोड का वही अर्थ समझा हो जो कि संचारक समझाना चाहता है। यानी कि जो संदेश देने वाला जो उसको इनकोडिंग में समझाना चाह रहा है, यानी कि कूटीकरण में जो समझाना चाह रहा है जिन चित्रों के माध्यम से, वो उन्हीं माध्यम से समझे और उसी भाषा में वो जो है इनकोडिंग यानी कि संचारकर्ता उसको जिस भाषा में समझाना चाह रहा है वो उसी भाषा में उसको सामने वाला समझ सके, वो अच्छे से उसको प्राप्त कर सके। तो ये जो है हमारा डिकोडिंग कहलाता है। अगला है हमारा फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है कूटीकृत संदेश के पहुंचने पर प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है। यह आवश्यक है। इसी से पता चलता है कि संचारक का संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंच गया है और ठीक पहुंच गया है। यानी कि फीडबैक क्या है? जैसे प्राप्तकर्ता ने संदेश को प्राप्त किया और उसने उसको उसी जैसे कि संदेश जिसने संदेश दिया उसने कि फीडबैक जो संदेश प्राप्त करता है वो उसको उसी माध्यम से समझे जैसा वो समझाना चाह रहा है, तभी तो वो उस पर प्रतिक्रिया प्रकट करेगा। और जब वो प्रतिक्रिया प्रकट करता है यानी अपने भी वो अपना जो अनुभव सामने रखता है तो उससे हम फीडबैक कहते हैं। अब इन सब के बीच में इस सारी प्रक्रिया में जो निकल के आता है उसको हम शोर कहते हैं। शोर यानी संचार प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की रुकावट या बाधा को शोर या नॉइस कहा जाता है। शोर इस प्रक्रिया में जहाँ बाधा उत्पन्न होती है, जैसे संचारकर्ता जो है संदेश लिखते समय उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम आती है, उसको बीच में कहीं भी वो संदेश भेजने के लिए जहाँ उसको जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है उसको हम शोर कहते हैं।
आगे है संचार माध्यम के प्रकार, यानी संचार माध्यम के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला आता है सांकेतिक संचार। तो सांकेतिक संचार क्या है? संकेतों द्वारा संदेश पहुंचाना। जैसे कि संकेतों द्वारा संचार पहुंचाना क्या है? जैसे हम हाथ जोड़ते हैं, तो हम हाथ जोड़ेंगे तो सामने वाला उससे समझ जाएगा। पाँव पैर छूना, हाथ मिलाना, मुट्ठी कसने में सामने वाला समझ जाता है कि हाँ इसको क्रोध आ रहा है। सिग्नल देना, लाल बत्ती होना आदि ये सांकेतिक संचार है। इसमें मनुष्य अपने अंगों का या उपकरणों का प्रयोग करता है। अब है अगला मौखिक संचार, जो मुख के द्वारा दिए जाते हैं। तो मुख द्वारा संचार कौन कौन से होते हैं? मुख द्वारा व्यक्त ध्वनियों के माध्यम से जो संदेश पहुंचाया जाता है उसे मौखिक संचार कहते हैं। जैसे कि आपसी बातचीत, जैसे दो मित्रों में बात करना है ना, टेलीफोन पे बात करना, भाषण देना, ये मौखिक संचार है। अगला है अमौखिक संचार। अमौखिक संचार के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के संचार साधन अमौखिक संचार कहलाते। यानी कि मौखिक संचार को छोड़कर जितने भी संचार आते हैं वो सारे अमौखिक संचार कहलाते। जैसे सांकेतिक संचार भी अमौखिक में आ गया, लिखित संचार भी, और फिल्म या नाटक, ये सारे अमौखिक संचार के अंतर्गत आते हैं। अब आता है अंतःवैयक्तिक संचार। अंतःवैयक्तिक संचार का अर्थ है व्यक्ति का स्वयं से बात करना। जैसे हम कभी कभी अपने आप से ही बात करते हैं, डायरी लेखन इसी का एक उदाहरण है। और लिखते हैं आत्म परिचय, ये भी उसी का एक उदाहरण है। कभी कभार हमारे मन में बात आती है कि नहीं हम ये काम कर लें और ये काम नहीं करें, तो अपने आप से बात करना अंतःवैयक्तिक संचार के अंतर्गत आता है। अब आता है अंतर्वैयक्तिक संचार। तो ये क्या है? दो व्यक्तियों के मध्य बातचीत को अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। जैसे दो मित्रों में बात करना, बाप बेटे में, नौकर मालकिन में बातचीत को अंतर्वैयक्तिक संचार कहा जाता है। नौकरी के लिए साक्षात भी अंतर्वैयक्तिक संचार के अंतर्गत आता है। अब है समूह संचार। जब व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से अधिक बल्कि एक से अधिक व्यक्तियों से बात करता है या किसी समूह के सदस्यों में आपस में विचार विमर्श करते हैं तो उसे समूह संचार कहते हैं। जैसे मीटिंग वगैरह जो होती है, कक्षा में पढ़ाना, किसी संस्था को संबोधित करना, चर्चा, भाषण, जुलूस, ये सब हमारे समूह संचार के अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारा जन संचार। जब हम किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने की बजाय किसी यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं तो ये उसे जन संचार कहते हैं। जैसे हम फेस टू फेस बात ना करके किसी यंत्र के माध्यम से उसको संदेश जो पहुंचाते हैं उसको हम जन संचार कहते हैं। जैसे प्रत्यक्ष कक्षा में पढ़ना और पढ़ाना ये जन संचार नहीं है, किंतु दूरदर्शन पर पढ़ना, जैसे आजकल बच्चे स्मार्ट क्लास के माध्यम से पढ़ते हैं, तो वो जन संचार के अंतर्गत आता है। तो जन संचार के माध्यम क्या है? जन संचार के मुख्य माध्यम निम्नवत है। समाचार पत्र पत्रिकाएं, वो प्रिंट मीडिया, तो उसके माध्यम से संदेश भेजा जाता है। रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट, ये सभी जन संचार के माध्यम हैं। ये चैप्टर हमारा अभी आगे इन जन संचार के माध्यम के विषय में अगली वीडियो में आपको समझाएंगे।